गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आगे हम करते हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ था थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ सिस्टम के बारे में नहीं बताता, इसीलिए हमने सेकंड लॉ को हमें लेके आना पड़ा। सेकंड लॉ क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। और किससे रिलेट करके बताता है? एंट्रोपी से बताता है। एंट्रोपी हमने पीछे पढ़ा था। कोई भी सिस्टम जो है वो वर्क तब करेगा जब उसके प्रोसेस होने में एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव, तभी हमारा जो प्रोसेस है वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो सेकंड लॉ की बहुत सारी डेफिनेशन है, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको याद हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या है? विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो अपने आप होगा, अपने आप होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जब तक आप कुछ कंडीशन बाहर से अप्लाई नहीं कर सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। सेकंड है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर अकम्पनीड बाय नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनकी एंट्रोपी चेंज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि जब प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अगर यूनिवर्स में कोई भी काम हो रहा है तो उसके होने के पीछे क्या रीजन है? कि एंट्रोपी चेंज हो रहा होगा, और वो कैसा हो रहा होगा? पॉजिटिव हो रहा होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या है? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकरिंग इन नेचर आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हो गई 4-5, जो आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हो। वैसे तो सारी इजी हैं, तो आपको सारी याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है? इट इज द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच हेल्प्स अस इन प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। ये भी एक नई टर्म है, एक एनर्जी ही है जो क्या होता है? सब स्पॉन्टेनिटी ऑफ सिस्टम को बताती है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या फॉर्मूला है इसका? जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास? चेंज के लिए डेल्टा जी लिखेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। एंट्रोपी है ये, एस एस क्या है? एंट्रोपी। तो टी डेल्टा एस, पॉजिटिव कैपिटल एस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या बताती है? एंट्रोपी बताती है। कैसे बताती है वो अभी हम देखेंगे। तो इक्वेशन आपको याद रखनी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एस यहाँ एंट्रोपी है, टी टेम्परेचर है, एच क्या है? एंथैल्पी है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स एनर्जी इक्वेशन या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसका नाम है। गिब्स एनर्जी इक्वेशन बोलेंगे या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी कैसा होना चाहिए प्रोसेस का? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैसे होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। एक हमें यह फॉर्मूला याद रखना है छोटा सा। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल क्या होती है? डेल्टा जी बाय डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे +2 में, तब वहां पे ये फॉर्मूला देख लेना। अभी जस्ट याद कर लो इसको कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन। एन है ये, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, बाई चांस पेपर में आ जाए तो। डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फेराडे होता है। 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है अपने पास 96,500 कूलाम, ठीक है। ये यूनिट हो गई चार्ज की। तो एफ फेराडे है। ई ऑफ सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल होता है। अगर आपसे डेल्टा जी नोट पूछे, नोट लगा दिया मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और ये है चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड वाला पूछे तो उसमें क्या करोगे? सेम फॉर्मूला रहेगा, बस ई ऑफ सेल की जगह पे क्या आ जाएगा? ई नोट ऑफ सेल। ये ईएमएफ ऑफ सेल था और ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब देखो डेल्टा जी नोट क्या है अपने पास? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। डेल्टा जी क्या है? गिब्स एनर्जी चेंज है। ई ऑफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल आप बोल सकते हो। ई नोट ऑफ सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी के बारे में हम स्पॉन्टेनिटी का पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। और 2-3 बातें हैं इसमें, वो देख लेते हैं। पहला क्या है? इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। पढ़ चुके हैं ये बात हम पहले। इफ डेल्टा जी इज 0 द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी क्या आएगा? 0, तो सिस्टम कैसा रहेगा आपका? इक्विलिब्रियम में रहेगा। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर द प्रोसेस डू नॉट अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस आपका कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस नहीं होगा। इट मे अकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो हो सकता है ना बैकवर्ड का डेल्टा जी नेगेटिव हो। तो फॉरवर्ड तो प्रोसेस नहीं होगा लेकिन बैकवर्ड हो सकता है। डेल्टा जी की 3 कंडीशन हो गई। नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिवर्स आप करवा सकते हो उसको। और अगर डेल्टा जी 0 है तो सिस्टम हमारा क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। इन तीनों पे ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्या कह रहा है? व्हेन बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर नेगेटिव। डेल्टा एच भी कह रहा है नेगेटिव है, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है।
व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द प्रोसेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहे तो उसकी कंडीशन बताओ आप। तो आपको पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका इक्विलिब्रियम के लिए, डेल्टा जी जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये जीरो होना चाहिए। कंडीशन दे क्या रखी है कि ये डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एस नेगेटिव है, तो मुझे बताओ ये नेगेटिव माइनस ये वाला फैक्टर कैसा है, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मुझे डेल्टा जी जीरो चाहिए, डेल्टा जी क्या चाहिए, जीरो चाहिए, उसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर दोनों बराबर होने चाहिए ना। इसका मतलब मेरी कंडीशन क्या बनेगी इक्विलिब्रियम की, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कंडीशन बन गई हमारी, ठीक है। तो ऐसे वो मान लो आपसे पूछ लेता कि बताओ कंडीशन बताओ कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए प्रोसेस क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये इक्विलिब्रियम का केस हो गया। सॉरी, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन वो कर सकता है, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। नेगेटिव ये कब होता है, जब मेरा ये वाला फैक्टर नेगेटिव वाला बड़ा होता है पॉजिटिव वाले से, यानी मैं कहती कि डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एस से। तो अलग अलग कंडीशन आप ड्राइव कर सकते हो वहां से, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ क्या कहता है, इट इज वेल नोन दैट एंट्रोपी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी सिस्टम की आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज मोलिकुलर मोशन, एक मोलिक्यूल में ना 3 टाइप की मोशंस हो सकती हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। या तो वो इस तरह से ट्रांसलेट करेगा, या हो सकता है कि उसमें वाइब्रेशंस हो, इस तरह से वाइब्रेशन हो, या रोटेशनल मोशन। तो 3 टाइप की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये मोशंस जो है उसमें फास्ट हो जाएगी, फास्टली वो मूव करेगा तो एंट्रोपी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है एंट्रोपी बढ़ेगी, एंड एंट्रोपी डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंट्रोपी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी। दिस जनरलाइजेशन इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एंट्रोपी किसकी कह रहा है, वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी एक सॉलिड है जो परफेक्ट क्रिस्टल है। मतलब क्रिस्टल क्या होते हैं, जिसमें बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, कोई भी मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव नहीं कर सकता, सॉलिड है वो, बिल्कुल परफेक्ट सॉलिड है, परफेक्ट अरेंजमेंट है उसमें, तो उस केस में एंट्रोपी क्या होगी, जीरो, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड अप्रोच जीरो एज टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो। ऊपर क्या कह रहा था कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी एंट्रोपी, टेम्परेचर घटाओगे तो घट जाएगी, ठीक है। तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर उसको टेम्परेचर आपने कम कर दिया, टेम्परेचर कम करोगे तो एंट्रोपी कम होगी, फिर आपने कम करते 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 कितना कर दिया, जीरो कर दिया, तो एंट्रोपी भी जीरो को अप्रोच करेगी, ठीक है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं और करके, द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में बी टेकन है जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। और या क्या बोल सकते हैं, द एब्सोल्यूट जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ परफेक्ट ऑर्डर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जिससे मिलके वो सॉलिड बना होगा, उनका ऑर्डर कैसा रहेगा, परफेक्ट रहेगा, ठीक है, एकदम परफेक्टली ऑर्डर रहेंगे। दैट इज देयर इज नो डिसऑर्डर, एंट्रोपी जीरो है तो नो डिसऑर्डर, ठीक है। हेंस एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज टेकन एज जीरो, एब्सोल्यूट एंट्रोपी जीरो रहेगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है। देखो अभी हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा है कि अगर आप टेम्परेचर को जीरो कर देते हो, एब्सोल्यूट जीरो कर देते हो, तो एंट्रोपी भी जीरो होती है। लेकिन कुछ केसेस में पाया जाता है कि टेम्परेचर आपने जीरो कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमने ये बोला है कि एंट्रोपी अप्रोच कर रही है जीरो को। जब आप टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो करते हो तो एंट्रोपी भी ऑलमोस्ट जीरो होती है, यूं कहें कि जीरो की तरफ जाती है, जीरो को अप्रोच करती है, बट बिल्कुल जीरो हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। देखो, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड अप्रोच जीरो, अप्रोच करेगी, जीरो की तरफ जाएगी एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ अमाउंट में एंट्रोपी बचेगी, ठीक है। तो जो बची हुई एंट्रोपी होती है एब्सोल्यूट जीरो पे, वो कहलाती है रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच पोजेस सम एंट्रोपी इवन एट एब्सोल्यूट जीरो। द एंट्रोपी पोजेस्ड बाय ए सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज नोन एज रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है उसका SR, S एंट्रोपी और R फॉर रेजिडुअल एंट्रोपी इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग W। यहाँ तक आपने ये फॉर्मूले तक करना है। W क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है मॉलिक्यूल की, K हमारा कांस्टेंट होता है, तो बस इतना करना है, ये नीचे वाला चाहे ना करो आप, ठीक है। इसका रेजिडुअल एंट्रोपी का फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या होती है रेजिडुअल एंट्रोपी, एब्सोल्यूट जीरो पे जो एंट्रोपी बची हुई रहेगी वो कहलाएगी रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 लॉ पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। नेक्स्ट है लास्ट है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है, छोटा सा ये, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी, दो बॉडी आपके पास, एक ए है और एक बी है, आर सेपरेटली इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी, ये दोनों बॉडी जो है वो एक थर्ड बॉडी है कोई सी, उसके साथ दोनों ही इक्विलिब्रियम में, ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, और बी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है सी के साथ। अगर ऐसा है, दो अलग अलग बॉडीज किसी थर्ड बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों बॉडीज भी आपस में इक्विलिब्रियम में होगी, ए और बी भी आपस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, देखो, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी सी, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दैट इज ए एंड बी आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये हमारा जीरोथ लॉ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपने करना है अच्छे से। एक इसमें छोटा सा टॉपिक रह गया, वो फिर जब आप मंडे को क्लास में आओगे तब आपका होगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, कोई काम नहीं है, चैप्टर आपका मानोगे कि चलो खत्म हो गया, एक टॉपिक बचा है वो मैं आपको स्कूल में करा दूंगी मंडे में, क्योंकि स्कूल में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है वो। तो आपने क्या करना है, मंडे तक आपने ये सारा थर्मोडायनेमिक कंप्लीट करना है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, तो और कल कोई वीडियो नहीं आएगी थर्मोडायनेमिक की, आपने यहाँ तक करके लेके आना, और मंडे को आपकी थर्मोडायनेमिक्स की कंप्लीट नोटबुक चेक होगी। ठीक है, सो अपना काम कंप्लीट करो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। हैव अ नाइस डे।